नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। राजधानी लाइव में स्वागत है आपका। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई देशों में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। इस टीम में भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी इस टीम में रखा गया था, लेकिन उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। टीएमसी ने स्पष्ट किया है कि ना तो यूसुफ पठान और ना ही पार्टी का कोई अन्य सांसद इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनेगा। टीएमसी ने कहा कि विदेश नीति केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है और पार्टी इसका समर्थन करती है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पार्टी सरकार के साथ है, लेकिन ये तय करना उनकी पार्टी का अधिकार है कि कौन प्रतिनिधिमंडल में जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये योजना बनाई है, जिसमें विश्व के सामने पाकिस्तान की असलियत को उजागर किया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है, जिसमें भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान की हरकतों का भारत ने मजबूती से जवाब दिया है और अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमसे जुड़ गया है। राजीव, सरकार का पाक बेनकाम अभियान, अब ममता दूरी बना रही है, इससे कह रहे हैं यूसुफ पठान को भी उन्होंने जाने से मना कर दिया है। क्या वजह मानी जा रही है इसके पीछे? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से टीएमसी की, तो टीएमसी के बड़े नेता की बात करें यूसुफ पठान की, तो वो उनकी तरफ से अब मना किया जा रहा है कि वो अब इस डेलीगेशन टीम के अंदर भाग जो है वो नहीं लेंगे। दूसरा, यहाँ पर बात करें भारत सरकार जो है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए लगातार प्रक्रिया जो है वो अपना रही है, इसीलिए डेलीगेशन जो है वो बनाए गए हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं 7 ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जो विदेशों के अंदर जाकर पाकिस्तान की के जो आतंकवाद को शरण देने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर उजागर किया जाएगा। और जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो ये डेलीगेशन जो है वो विदेशों के अंदर जाकर देंगे, जिसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा यूसुफ पठान का नाम जो है वो शामिल किया गया था। मगर इसी को लेकर अब टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, उनकी तरफ से यूसुफ पठान का नाम जो है वो वापस लिया गया है और ये कहा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई भी जो है वो इस डेलीगेशन के अंदर भाग जो है वो नहीं लेगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं यूसुफ पठान का नाम जो है वापस लिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती थी कि इस तरीके की डेलीगेशन बनाकर कहीं ना कहीं जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, विपक्ष भी हो, सत्ता पक्ष भी हो, सभी कोई ना कहीं उसके अंदर भाग ले और विदेशों के अंदर जाकर कहीं ना कहीं इसकी जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और जो पहलगाम के अंदर आतंकी घटना देखने को मिली थी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो 9 ठिकानों पर आतंकियों के ठिकानों पर भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसी को लेकर अब बड़े कदम उठाने की बात की जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस की, जिस तरीके से ये कहा गया कि यूसुफ पठान जो है वो इस डेलीगेशन के अंदर भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये फैसला केंद्र सरकार का था कि किस नाम को चयन करना है, मगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी नाम जो है वो नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल राजीव, एक तरफ ममता कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ है, किसी भी फैसले में आतंकवाद के खिलाफ हम भी उनके साथ हैं, लेकिन वहीं एक तरफ वो यूसुफ पठान को जाने से मना कर दिया है। उन्होंने खुद ये वीडियो भी जारी की गई है उनकी तरफ से, यूसुफ पठान की तरफ से। देखिए, यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस की, जब कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारत सरकार का कहीं ना कहीं सहयोग करती नजर आ रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और बार बार कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम जो नेता थे उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। मगर यही चीज जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्ट कर दी गई है कि वो भारत सरकार के साथ है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके लिए वो कहीं ना कहीं हर तरह से कहीं ना कहीं वो खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आगे की भी प्रक्रिया के अंदर कामयाब होते नजर आएंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे। मगर जिस तरीके से डेलीगेशन का चयन किया गया था, यानी कि कौन कौन किस पार्टी से जाएगा और कौन कौन किसको डेलीगेशन बनाना है, कौन किस डेलीगेशन के अंदर कैसे भाग लेगा, इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। और इसी को लेकर नाराजगी जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है कि उनकी तरफ से जब उनका नाम ही नहीं दिया गया यूसुफ पठान का,
तो फिर केंद्र सरकार ने उनको चयन क्यों किया गया? अगर ये चयन करना भी था तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के ये के जो टीम के जो लीडर होते हैं उनको चयन करने के लिए परमिशन देनी चाहिए थी कि किस पार्टी की तरफ से कौन सा नेता जो है वो जाएगा। इसी को लेकर नाराजगी जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि यूसुफ पठान का जो नाम शामिल किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा उसमें वो भाग जो है वो नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। ममता जी कह रही हैं कि यूसुफ पठान का नाम बिना हमारे बताए हुए ले लिया गया, और वो क्या भविष्य में आगे जाकर खुद का नाम शामिल कर सकती हैं या फिर किसी और नेता का या सांसद का नाम शामिल कर सकती है? इसके लिए उन्होंने अभी फिलहाल तो उन्होंने साफ मना कर दिया है इसके लिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस की और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कैसे पहले भी नाम देखने को मिल रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सियासत बढ़ने लगी थी और ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ पर शशि थरूर का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया था लिस्ट के अंदर। मगर यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस की तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके का बयान जो है देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जब उनकी तरफ से किसी भी पार्टी के मेंबर का नाम जो है वो नहीं दिया गया था डेलीगेशन के लिए, फिर यूसुफ पठान का नाम जो है केंद्र सरकार ने क्यों चयन किया गया? तो अगर चयन करना था तो कहीं ना कहीं पार्टी के कैसे लीडरों को कहीं ना कहीं या फिर पार्टी को आदेश देना चाहिए था कि अपनी तरफ से एक नाम जो है वो चयन करके हमें दीजिए। मगर यहाँ पर यूसुफ पठान का नाम जो है केंद्र सरकार ने शामिल किया है। मगर तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अब साफ कर दिया गया कि यूसुफ पठान जो है वो नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से पहले कांग्रेस मना करती नजर आ रही थी कि शशि थरूर जो है वो हमने उनका नाम नहीं दिया था, इसी तरीके का प्रक्रिया जो है अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूर बात की जा रही है और विपक्ष भी लगातार खड़ा है कि अगर आतंकवाद को जवाब देना है, कांग्रेस पाकिस्तान को जवाब देना है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से यूसुफ पठान का नाम वापस लिया गया है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनी हुई है और ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर केंद्र सरकार की एक कोशिश है कि पाकिस्तान को जो है वो विदेशों के अंदर भी बेनकाब किया जाए। मगर अब ये बेनकाब करने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं डिले होती नजर आएगी, क्योंकि अभी तक कहते हैं शशि थरूर का नाम को लेकर सियासत बढ़ रही थी, अब यूसुफ पठान को नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत बढ़ती नजर आ रही थी। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर या फिर कहें और नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की दिक्कत जो है वो आ सकती है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो डेलीगेशन में यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं ममता एक तरफ तो ये कहती हैं कि हम सरकार के साथ हैं, कहीं ममता के अंदर ये तो डर नहीं कि एक अच्छा खासा जनमत जो है वो बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा इसके बाद? देखिए बिल्कुल यहाँ पर यही चीज जो है वो कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिली और तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था फिर भी शशि थरूर का नाम जो है केंद्र सरकार ने शामिल किया, तो इससे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा था कि शशि थरूर जो है वो कहीं ना कहीं बाद में भाजपा के अंदर शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, यूसुफ पठान जो है वो एक मुस्लिम समुदाय से है और पूर्व क्रिकेटर रहे, तो उनसे एक अपनी पहचान है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इसीलिए उस नाम को चयन किया गया है कि बाद में जो है यूसुफ पठान को भाजपा के अंदर शामिल किया जा सके। मगर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो यही चीज कोशिश करती जा रही है, अगर यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस से छोड़कर कैसे भाजपा में चले जाते हैं तो मुश्किलें तृणमूल कांग्रेस की बन सकती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान जो है वो इस डेलीगेशन के अंदर नहीं जाएंगे, इसीलिए उनका नाम जो है वापस लेने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं डेलीगेशन जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो ला सकता है। जी बिल्कुल। राजीव, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के कई नेता इसमें शामिल हैं और टीएमसी भी कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा रही है, और ममता आगे जाके क्या केंद्र सरकार कुछ ऐसा करेगी, उनके साथ समझौता कर सकती है इसको लेकर? क्योंकि अभी कई नेता हैं, ओवैसी हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, वो भी जा रहे हैं, इसमें शशि थरूर का नाम भी सामने आया था, हालांकि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी इसको लेकर, लेकिन ममता अब सीधा मना कर रही है, कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर उनको कोई रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है या फिर उनके साथ कोई समझौता किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ममता जी की बात करें या फिर कहें कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें, शशि थरूर की बात करें, मगर शशि थरूर जो है वो पूरा सीनियर लीडर है, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने उनका नाम चयन किया गया।
यूसुफ पठान की बात करें तो यूसुफ पठान जो है मुस्लिम समुदाय से भी है, पूर्व क्रिकेटर भी है, तो वो पहले भी कहीं ना कहीं क्रिकेट के द्वारा कहीं ना कहीं और देशों के साथ खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको पता है किस तरीके की रणनीति जो है वो अपनानी पड़ेगी और किस तरीके से डेलीगेशन के द्वारा कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो की जा सकती है। इसीलिए शायद केंद्र सरकार ने यूसुफ पठान का नाम शामिल किया। मगर यहाँ पर ममता की बात करें तो ममता की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि यूसुफ पठान जो है वो नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं और उनकी तरफ से कोई भी नहीं जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के कंधे से कंधा मिलाने की, तो उसके लिए जरूर तैयार होते हुए नजर आ रहे सभी पॉलिटिक्स विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर चाहे तृणमूल कांग्रेस के हो या फिर और पार्टियों के हो, सभी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके अंदर वो बिल्कुल तैयार है और उनके साथ केंद्र सरकार के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और आतंकवाद को जवाब जो है वो दिया जाएगा। मगर यहाँ पर अंदरूनी लड़ाई की बात करें तो अंदरूनी लड़ाई जो है वो इस डेलीगेशन के माध्यम से देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस लगातार इस तरीके के बयानबाजी दे रही थी, अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके के बयानबाजी आ रहे हैं, तो शायद आने दिनों के अंदर किसी और पार्टी की तरफ से भी इस तरीके के बयान जो है देखने को मिल सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है या फिर और पार्टियां भी है, तो कहीं ना कहीं सभी को मिलकर कहीं ना कहीं सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए या फिर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन के पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए था। मगर अब जिस तरीके से लगातार आरोप देखने को मिल रहे हैं, लगातार नाम वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टाइल जो है वो शायद वही देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं यूसुफ पठान का नाम वापस लेने की बात की गई, शशि थरूर के नाम को लेकर भी सियासत देखने को मिली, तो उसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसी सियासत जो है वो अलग क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जब भारत को एकजुट करके और विदेशों के अंदर पेश करने की बात है, वहां पर कहीं ना कहीं एकजुटता होनी चाहिए, मगर वहीं कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राजीव, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया था जब जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे थे कि 4 नाम हमसे मांगे गए थे, कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे जिसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था, फिर भी उनका नाम लिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने नाम पूछे 4 और 4 में उसमें शशि थरूर का नाम था नहीं, तो शशि थरूर का नाम कैसे सामने आ गया, ये सवाल कांग्रेस भी कर रही है। देखिए यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से जो 4 नाम दिए गए थे उसमें भी शशि थरूर का नाम जो है वो नहीं था। यानी कि शशि थरूर का नाम जो है वो कैसे सामने आया, ये जरूर एक चौंकाने वाला सवाल था। मगर यहाँ पर बात करें यूसुफ पठान की, तो यूसुफ पठान को भी जिस तरीके से नाम का चयन किया गया वो केंद्र सरकार के द्वारा चयन किया गया था। इसी को लेकर ममता भी कहीं ना कहीं नाराज होती हुई नजर आई। ये कहा गया कि यूसुफ पठान का नाम क्यों शामिल किया गया जब हमने नाम दिया ही नहीं है, और दूसरा यहाँ पर यूसुफ पठान को कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर शामिल करने के लिए शायद आगे की प्रक्रिया जो है भाजपा अपना सकती है। मगर यही चीज जो है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर यूसुफ पठान के जो कहते एक चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक सीनियर लीडर के तौर पर है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है शायद आने वाले समय के अंदर यूसुफ पठान को भाजपा के अंदर शामिल कर सकती है। शशि थरूर की बात करें तो उसी प्रकार की नाम जो है शशि थरूर को शामिल किया गया था, तब भी कांग्रेस को यही लग रहा था कि शशि थरूर को कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने खेमे में शामिल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर इस चीज का डर जरूर है देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूसुफ पठान भी कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो सकते हैं, शशि थरूर भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये डर जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर बीच में देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं नाम जो है नहीं लेने का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर को हमने नाम नहीं दिया था, यूसुफ पठान का नाम जो है वो हमने नहीं दिया था, तो इससे कहीं ना कहीं सियासत जो है वो बढ़ती जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, ममता बनर्जी को कहीं यही तो डर नहीं लग रहा है कि कल के दिन यूसुफ पठान बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो अच्छा खासा जो जनमत है, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो उनके पक्ष में चले जाएंगे। यही जो डर है वो शायद ममता को डरा रहा है। देखिए बिल्कुल, हाँ जी, यही चीज है। क्योंकि ममता की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को जो है वो पुराने सीनियर लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अच्छा खासा एक वजूद है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कांग्रेस को भी कि शशि थरूर अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर होती नजर आएगी। और यही डर जो है ममता के बीच में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के बीच में भी। क्योंकि यूसुफ पठान की बात करते हैं, यूसुफ पठान जो है एक बड़ा चेहरा है, क्रिकेट के तौर पर भी एक बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं पार्टी के हिसाब से भी एक बड़ा चेहरा है।
तो कहीं ना कहीं ममता को लगता है कि अगर यूसुफ पठान भाजपा के अंदर शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो कमजोर होती नजर आएगी, और जो उनका एक वोट बैंक है जो यूसुफ पठान के द्वारा मिलता है, वो वोट बैंक जो है भाजपा के खेमे में चला जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ममता जो है वो कहीं ना कहीं डर की वजह से ये कहा जा रहा है ममता की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि यूसुफ पठान का नाम जो है उनकी तरफ से नहीं दिया गया था, और केंद्र सरकार ने यूसुफ पठान को क्यों शामिल करने की बात की गई है। यही चीज कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, तो क्योंकि शशि थरूर को नाम को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन जिन नामों को उन्होंने चयन किया है वो किस कारण से चयन किए गए हैं और किस तरीके से उनके नाम जो है उनके सामने आए थे। क्योंकि शशि थरूर की बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तब भी कहीं ना कहीं शशि थरूर ने तो कहीं ना कहीं बड़ा सफलता वाला ऑपरेशन बताया गया था। ये कहा गया था कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। तब कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं शशि थरूर जो है वो केंद्र सरकार के कैसे सामने आए थे, मगर यूसुफ पठान का नाम कैसे सामने आया, कैसे केंद्र सरकार ने उनका नाम का चयन किया गया, ये अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि यूसुफ पठान जो है वो आने वाले समय के अंदर भाजपा के अंदर शामिल हो सकते हैं। जी राजीव, कांग्रेस की तरफ से ऐसा आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। जो लीडर है जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब हमारी टीम से कोई नहीं जाएगा, तो इस तरह से कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई और नेता शामिल हो सकता है इस डेलीगेशन में? देखिए, अभी तक कांग्रेस की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसा कोई भी बयान जो है वो खास तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जिस तरीके से यूसुफ पठान की बात करें तो उनकी जगह उनके नाम की जगह पर किसी और का नाम शामिल किया जाएगा, ये अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरा यहाँ पर बात करें कांग्रेस। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 742 करोड़ की लागत से बनने वाली 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 25.63 हेक्टेयर में बने नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम कासगंज के पुलिस लाइन परिसर में सुबह 10:30 पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश सिंह समेत कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कासगंज से अतुल यादव हमसे जुड़ गए हैं। अतुल, आज सीएम योगी कासगंज दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है उनके दौरे को लेकर? जिस तरह का आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कासगंज में आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है। आज कासगंज जो नवनिर्मित पुलिस लाइन है, जिसमें कासगंज जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होना है, वहां पर पुलिस विभाग और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से सीएम योगी आज 724 करोड़ की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण या प्रकाशन में करेंगे, जिसमें 191 करोड़ की लागत से बनी नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी वो शिलान्यास करेंगे। जनता क्या कुछ उम्मीद करके बैठी है उनसे आज कासगंज की? बिल्कुल बता दें जिस तरह से कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरों को लेकर जो सोरों वासी हैं और जनपद वासी हैं, उनको बहुत आशा है। जहां पर आज योगी आदित्यनाथ कासगंज में आ रहे हैं, 60 से ज्यादा परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। उसको देखते हुए कहीं न कहीं सोरों नगर वासी उनकी तरफ साथ लगाए हुए बैठे हैं कि कुछ न कुछ सोरों क्षेत्र जो तीर्थ नगरी है उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ आज सोरों के लिए भी कुछ न कुछ करके जाएंगे। लोगों को भी संबोधित करेंगे आज सीएम योगी? जनता का संबोधन करने का कोई कार्यक्रम है आज सीएम योगी का? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इन तमाम जानकारी के लिए।
वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी सुरक्षा मिशन है हमारा। आइए इसे सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाएं। इस योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2024 को जालंधर से की गई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ाना है। यह एसएसएफ देश में पहली फोर्स है जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर उनको बुला सकते हैं। ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना से दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 48.10% की कमी देखी गई। सड़क सुरक्षा फोर्स सड़की हादसे घटाने का सब तो बढ़िया साधन है। जो कोई ट्राली ट्राला कोई गड्डी खराब हुई खड़ी है सैट जो सड़क पे पुलिस रहूगी, हर 30 किलोमीटर के रेडियस एक गड्डी थानू मिलूगी तो कंट्रोल होगी स्पीड। एसएसएफ सड़क सुरक्षा फोर्स। यह बल राज्य के 4100 किलोमीटर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई फोर्स में 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी शामिल हैं। सड़क दुर्घटनाओं की दर को नियंत्रित करने और हर साल हजारों जानें बचाने का काम करता है। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध राज्य है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि आयुर्वेद को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 25 आयुष और वेलनेस सेंटर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। इन केंद्रों में पंचकर्मा, होम्योपैथी, योगा जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और इन्हें पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि पुराने आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपग्रेड कर इस योजना में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इन्वेस्टर्स समिट में आए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लागू करने और निर्माणाधीन अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अस्पतालों के लिए नए पदों का सृजन और उनकी स्वीकृति भी सुनिश्चित की जाएगी। कुल मिलाकर राज्य में आयुष को आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक योजना पर काम किया जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, मुख्य सचिव की तरफ से आयुष विभाग के साथ ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है आयुर्वेदिक क्षेत्र में विकास के लिए? अभिनव, मुख्य सचिव की बैठक कितनी अहम मानी जा रही है आयुष विभाग के साथ? बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो जो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को सचिवालय के अंदर एक अहम बैठक ली थी, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड को जो है आयुर्वेद की दृष्टि से कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर बात करें तो इसमें जो है अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी जो है विचार करने की बात उन्होंने कही है। और अगर बात करें तो अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात भी इसको लेकर कही गई है। आयुष चिकित्सा को जो है आम जनमानस तक कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, इसको लेकर जो है मुख्य सचिव ने जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और अगर बात करें तो उन्होंने कहा भी है कि प्रदेश में जो है आयुर्वेद और होम्योपैथी को आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी जो है विचार करना चाहिए। और अगर बात करें तो शुरुआत में जो है प्रदेश के लगभग 25 आयुष जो वेलनेस सेंटर हैं उनको किस तरह से एक्सीलेंस बनाया जाए, उस पर भी जो है काम करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी और इसके अलावा पंचकर्म योगा की बात भी उन्होंने कही है कि इसकी व्यवस्था को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में अगर मान के चल सकते हैं कि उन्होंने इन केंद्रों को पर्यटन से जोड़ने की बात भी कही है। और जो अस्पताल अपग्रेड नहीं है उनको भी अपग्रेड करने की बात कही गई है। जो सेंटर्स अपग्रेड नहीं है उनको एक्सीलेंस बनाया जा सकता है। और इन्वेस्टर समिट में जो आए थे उसको लेकर भी अब नए सिरे से जो है कार्य शुरू हो रहा है। मुख्य सचिव ने इन सभी की जो है समीक्षा बैठक एक हाल ही में सचिवालय के अंदर की है और अधिकारियों को जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी सोनिया। बिल्कुल अभिनव, 25 वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, किन किन जगहों पर ये सेंटर्स बन सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड में सभी 25 जगह पर ये सेंटर जो है बनाए जा सकते हैं। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, पंचकर्म है, इसके अलावा योगा है, इन सभी को लेकर इन सेंटर्स में सुविधा उपलब्ध होगी और लोगों के लिए खासकर इसमें जोड़ा जाएगा। और जो पर्यटन केंद्र है उसको भी जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा होम्योपैथी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और प्रदेश में लगभग 25 सेंटर्स ये खुल रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में जगह जगह इनको खोला जाएगा। और अगर बात करें तो मुख्य सचिव ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को इस बाबत जो है दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि योग, आयुर्वेद और वेलनेस को लेकर उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड में तमाम जड़ी बूटियां भी उपलब्ध है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि यह जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी सोनिया। बिल्कुल अभिनव, देखा जाए तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो है उनकी हालत खस्ता है। इसको लेकर कैसे सरकार कदम उठाएगी? अपग्रेड करने की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो सरकार की तरफ से लगातार जो अस्पताल है उनको भी अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से आयुर्वेद और वेलनेस है उसको लेकर भी लगातार सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि शोध को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इसकी समीक्षा की है, तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि योगा और पंचकर्म, आयुर्वेद, इसके अलावा जितने भी होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन है वो उत्तराखंड में इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा तेज होगा। और उसी को लेकर लगातार जो है इसकी समीक्षाएं की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। और अब जिस तरह से 25 आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर बनाने की बात मुख्य सचिव ने कही है, तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक क्रांति भी आ सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है आयुर्वेद को लेकर अपार संभावनाएं हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी जो तमाम बैठ के आयुर्वेद और साथ की है उसको लेकर भी तमाम तरह की जो है दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और उसी कड़ी में अब जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी कहा है कि यह जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो सरकारी अस्पताल है उनको अपग्रेड करने की बात भी सरकार कह रही है, कहीं ना कहीं जो कमियां और खामियां हैं उनको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। अभिनव, एक तरह से देखा जाए तो अगर इस तरह का अपग्रेड करते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और सेंटर्स बनते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो जो रोजगार है वो भी बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल, अगर बात करें सोनिया तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार में भी जो है अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो आयुर्वेद है और जो पंचकर्मा है, यूनानी है, इन सभी की जो है महत्वता बढ़ रही है। और उसी को लेकर अब जो है रोजगार की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अंदर बढ़नी जो है लाजमी है। ऐसे में अगर मान के चल सकते हैं कि उत्तराखंड जो है अब इसी पद्धति पर चलने वाला जो है राज्य बन चुका है। और अगर बात करें तो उत्तराखंड में रोजगार की अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में बन रही है, क्योंकि आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर में अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की भी खान है। और उसी को लेकर सरकार भी जो है काम कर रही है। सरकार तमाम तरह की जो योजनाएं हैं इसी आयुष को लेकर भी जो है चला रही है और लगातार जो है
जो इसके अलावा जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंडर में भी जो है सरकार काम कर रही है और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है मुख्य सचिव ने भी यह पहल की है कि 25 वेलनेस सेंटर जो है उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। जी सोनिया। ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि शिमला में मौजूदा प्रमुख विभागों और सरकारी दफ्तरों को कहीं और शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी शिमला में ही कार्यरत रहेंगे, किसी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। केवल नए आयोगों जैसे जीएसटी कमीशन या रेरा को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने शिमला में ट्रैफिक की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि भीड़भाड़ कम करने के लिए सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पिछली सरकार द्वारा बनाए गए खाली भवनों को उपयोग में लाने की योजना भी बनाई जा रही है, जैसे भराड़ी घाट में पर्यटन विभाग का कार्यालय जहां ट्रक खड़े हैं और परिसर बेकार पड़ा है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि धर्मशाला और मंडी जैसी जगहों में ऐसी सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि शिमला में मौजूद प्रमुख विभागों और सरकारी दफ्तरों को कहीं और शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी शिमला में ही कार्यरत रहेंगे, किसी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। केवल नए आयोगों जैसे जीएसटी कमीशन या रेरा को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने शिमला में ट्रैफिक की समस्या को गंभीर बताते हुए भीड़भाड़ कम करने के लिए सर्कुलर रोड को चौड़ा करने का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल प्रदेश से टीना ठाकुर हमसे जुड़ गई हैं। टीना जी, मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से ये कहा गया है कि अब जो विभाग थे सरकारी विभाग वो शिमला में ही रहेंगे। बात हो रही थी कि शिमला से अलग किया जाएगा इन्हें, लेकिन उन्होंने आप साफ कह दिया है कि अब शिमला में ही ये रहेंगे। देखिए, पिछले दिनों ये बात उठी थी कि शिमला में उसको डिकंजस्ट करने के लिए और शिमला में भीड़भाड़ कम करने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ से कुछ विभागों को जो है धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर जो है शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे में जब कुछ विभागों को शिफ्ट करने की बात आई, कुछ नोटिफिकेशन आई, तो उसके बाद जो है लोगों का विरोध भी यहाँ पे देखने को मिला। लोग विरोध करने लगे कि शिमला से जो है कार्यालय जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी और जो अन्य लोग हैं वो कैसे एकदम से दूसरी जगह पे जाके काम शुरू कर देंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब स्पष्ट किया है कि डिकंजस्ट शिमला को करना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़भाड़ है। लेकिन किन विभागों को यहाँ से शिफ्ट किया जाना, इस पर विचार किया जा रहा है और इसमें उन विभागों को लिया जा रहा है जो अभी नए बनाए जाने, यानी कमीशन के जो कुछ नए विभाग है, जैसे रेरा का कमीशन बनाया जाना है, कुछ अन्य विभागों का जो है विभाग बनने हैं। तो ऐसे में उन विभागों को जो है अब शिमला से बाहर बनाया जाएगा। और दूसरा यहाँ एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि जो पिछली भाजपा सरकार थी वो हिमाचल में जगह जगह पर 1000 करोड़ के लगभग भवन बनाकर चली गई है और वो जो भवन है अब किसी काम नहीं आ रहे, बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये बात भी यहाँ पर कही कि जिन विभागों की शिमला में अपने कार्यालय नहीं है और वो रेंट के ऑफिस में चल रहे हैं, उनको जो है यहाँ से शिमला से बाहर शिफ्ट करने, यानी अपने कार्यालयों में शिफ्ट करने की योजना है। तो ऐसे में धर्मशाला में ऐसी जगह है, मंडी में कुछ जगह है और हमीरपुर में कुछ जगह है। तो ऐसे में ये वो कह रहे हैं कि पहले की सरकार जो है वित्तीय अभावों से जूझ रही है। तो ऐसे में लाखों का रेंट देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में इन विभागों को जिनके पास अपने कार्यालय नहीं है उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का विचार चल रहा है कि उनको अपने जो भवन है उनमें शिफ्ट किया जाए, ताकि रेंट और कोई इस तरह की समस्या ना हो। हालांकि उन्होंने कर्मचारियों के लिए कहा है कि कर्मचारियों को समय दिया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी किस तरह से उनको वहाँ पे जाके काम करना है, तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद ही विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है सोनिया की शिमला में शिमला को डिकंजस्ट करना है, यातायात की समस्या सबसे बड़ी शिमला शहर के अंदर की है, उसको जो है कम करना है। तो ऐसे में विभागों को शिफ्टिंग की बात भी चल रही है। और दूसरा सड़क जो सर्कुलर रोड है शिमला के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा जो है जाम लगता है, उसको चौड़ा करने की बात यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कही है। और देखने वाली बात यही रहने वाली है सोनिया, क्योंकि
जो जिस सड़क को चौड़ा करने की बात यहाँ मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो वहाँ पे जो है जगह कई जगहों पे बिल्कुल नहीं है जिसको चौड़ा किया जाए। तो अब देखने वाली बात ये रहने वाली है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़कों को चौड़ा करना है, वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि शहर के अंदर जो है ये बिल्कुल पॉसिबल अभी सड़कों को चौड़ा करने की स्थिति मैक्सिमम जगह पर नहीं है। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा गया है कि नए आयोगों जैसे कि जीएसटी कमीशन, इन सबको शिफ्ट किया जा सकता है शिमला से कहीं और, तो क्या इन्हें धर्मशाला में शिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पहले धर्मशाला की बात कर रही थी, क्योंकि धर्मशाला में काफी स्थानों पर जो है जो हिमाचल सरकार है उसके अपने भवन है, तो ऐसे में यही कहा जा रहा था कि धर्मशाला शिफ्ट किया जाना है। हालांकि अब बात निकल कर आ रही है कि मंडी में भी कई जगह पर अपने भवन है, और इसके अलावा जो हमीरपुर है वहां पे भी सरकार के कुछ भवन है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो भवन बनाए गए थे अब बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो ये भवन खाली पड़े हैं इनको जो है यूज में लाया जाए, तो वहीं पे जो है भवन, ये जो नए भवन शिफ्ट होने हैं इनको वहां पे शिफ्ट किया जाए। कुल मिलाकर यही बात है कि सरकार ये चाह रही है कि जो शिमला के अंदर जिनके पास अपनी इमारतें नहीं है जिन विभागों के पास, और वो रेंट पर जो है अपना कार्यालय वहां पर चला रहे हैं सरकारी विभाग, उनको यहाँ से जो है शिफ्ट किया जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री बार बार यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सभी विभागों को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो जैसे आपने बताया कि जीएसटी है, जीएसटी कमीशन है, रेरा है और अन्य जो विभाग हैं जो नए बनाए जाने हैं उनको ही यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल पर्यटन विभाग यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, एचआरटीसी क्षेत्रीय कार्यालय शिफ्ट करने की बात यहाँ से चल रही है। बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री इस पर कैसे करते हैं, क्योंकि जो पर्यटन का जो क्षेत्रीय जो मुख्य कार्यालय था उसको धर्मशाला शिफ्ट किया जा चुका है। तो अब यही देखने वाली बात रहने वाली है कि अन्य विभागों को मुख्यमंत्री किस तरह से लेते हैं, क्योंकि लोगों का थोड़ा बहुत विरोध यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार यही कह रही है कि जी कंजेशन के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। बिल्कुल टीना जी, देखा जाए तो शिमला में जो जाम की समस्या है वो बहुत ज्यादा है, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि सर्कुलर रोड को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार आगे जाके क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया है इसको लेकर? देखिए, शिमला शहर में ये पहली बार नहीं है कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने की बात कही गई हो या उस पर कुछ इस तरह की बात कही गई हो, क्योंकि सर्कुलर रोड मेन शिमला के अंदर जो है पूरे ट्रैफिक को जोड़ता है, और सर्कुलर में छोटा शिमला, संजौली, ये सारा एरिया जो है आपस में जोड़ के रखता है। तो ऐसे में यही वो सड़क है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव पड़ता है, और यही वो है जहाँ पे राज्य सचिवालय स्थित है, और राज्य सचिवालय की तरफ जाने वाली गाड़ियों की संख्या बेहद ज्यादा होती है, और ऐसे में जाम की स्थिति जो है वो बन जाती है। मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि कई बार वो निकलते हैं तो जाम जो है वो लगा होता है, तो ऐसे में वो भी कई बार जो है पैदल अपने जो कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, और वहां से जो सरकारी उनका आवास है वहां तक पैदल आने जाने की कोशिश शुरू करते हैं इसी जाम से बचने के लिए। तो पहले भी जो है पिछली सरकार में जो है इसी सर्कुलर रोड पे जो है वो जगह जगह जो है फुटपाथ बनाए गए थे, और क्योंकि जो एक मिशन कार्यक्रम के तहत जो शहरी विकास मिशन का था उसके तहत यहाँ पर बहुत सारा काम जो है सर्कुलर रोड पे किया गया था। तो अभी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हालांकि उम्मीद काफी कम है कि क्योंकि बहुत सारे स्थानों पे बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल रोड पे बिल्डिंग साथ में है और बिल्कुल कहीं पहाड़ बिल्कुल साथ में है। तो अब देखने वाली बात है कि जो सड़क को ये जो सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के बाद सरकार कह रही है वो कैसे कर पाती है, क्योंकि जगह सर्कुलर रोड पर बहुत कम है और उम्मीद बहुत कम है कि इसको चौड़ा बहुत जगह से किया जा सकता है। अब यही देखने वाली कि डीकंजेस्ट करने के लिए या फिर यातायात इस सड़क से कम करने के लिए क्या नई व्यवस्था जो है सरकार लेकर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा इन्वेस्टमेंट हुण तक हुई है,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 5300 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2022 ਚ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਵਰਵੀਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਗੋਦਰੇਜ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्ट करने तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़ पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुकया गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। ब्रेक के बाद स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के देवली इलाके में पानी की भारी किल्लत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। इलाके में 2 ट्यूबवेल खराब होने के कारण करीब 300 परिवार पिछले 1 हफ्ते से जल संकट का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी में लोगों को पीने तक का पानी दूर दराज से लाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में जलापूर्ति का मुख्य साधन यही 2 ट्यूबवेल थे, जिनके खराब होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। निवासियों ने जल्द से जल्द ट्यूबवेल की मरम्मत कर पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अंबुज उपाध्याय हमसे जुड़ गए हैं। अंबुज, पिछले 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं। 300 परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली जल बोर्ड से शिकायत की गई है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की गई, दिल्ली का ये दक्षिणी जिला है और देवली इलाका है जहाँ पर पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है जल विभाग। इसको लेकर के लगभग बात की जाए तो 300 परिवार ऐसे हैं जो 1 सप्ताह से इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबके पीछे वही समस्या सामने आने लगी है कि जो दिल्ली के अंदर गर्मियों के समय में अधिकतर देखने को मिलती है। और देवली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 2 ट्यूबवेल थे जो कि बहुत बड़े एक इलाके को पानी की सप्लाई कर रहे थे, जहाँ से लगभग 300 परिवारों में पानी जा रहा था। और ये 300 परिवार अभी इस पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने जल अधिकारियों से भी कई बार गुहार भी लगाई है कि हमारी यह समस्या है और इस पर कहीं ना कहीं निजात दिलाई जाए। इससे पहले सोनिया जी मैं बताता चलूं, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई थी जहां पर दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्याएं हो रही है उसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न भी किया था कि आप दिल्ली की सरकार को किस तरीके से चला रहे हो। और एक तरफ आपका दावा है कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार है और वैसे में आपकी जो समस्या है, जो लोगों की जो समस्या है उनको आप कैसे नहीं निदान कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो जल मंत्री प्रवेश वर्मा, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका देखनी होगी कि वो आगे दिल्ली के अंदर और जो जल की जो समस्या है इस गर्मी में एक मुख्य साधन रहता है लोगों के पास में कि पानी की किल्लत ना रहे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार इस समस्याओं पर कितनी जल्दी निदान लेकर के आएगी, क्योंकि अगर पिछली सरकारों में भी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा रही है। बिल्कुल अंबुज, देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पर है और गर्मी का मौसम है और इस तरह की समस्या हर बार की रहती है। लेकिन सरकार ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये जो भी मुश्किलें हैं लोगों की वो खत्म होंगी, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है।
हाँ बिल्कुल, पहली सरकारों की भी बात की जाए तो अधिकतर ये समस्या देखने को मिलती थी कि हरियाणा की तरफ से हमें इतना क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के ऊपर अपना पूरी तरीके से जो बातें उनको हिमाचल के ऊपर डालते थे। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं दिल्ली के अंदर गर्मियों में देखने को मिलती है। और 27 साल बाद एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, तो यह उम्मीद लोगों को लग रही थी कि इस बार जो दिल्ली के अंदर जो जल समस्या रहेगी उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरीके से देखेगी। लेकिन समस्याएं दिखना शुरू हो गई है। इससे पहले भी लगभग दिल्ली सरकार ने ही माना था। और साथ में अगर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव उनकी बात की जाए तो एक आरटीआई के द्वारा यह खुलासा हुआ कि अप्रैल से मई के महीने में ही अब तक 1831 समस्याएं ऐसी आ चुकी है जो कि कहीं ना कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं पर पानी की जलापूर्ति हो रही है। तो ऐसे में ये समस्याओं को दिल्ली सरकार को देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के जो लोग हैं जिनके लिए मुख्य साधन जल है इस गर्मी के समय में, उससे वो कितनी जल्दी निजात दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा निलंबित और जीपीएम के डीईओ जगदीश शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधूरी योजनाएं और शिक्षा में गिरावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने, गर्मी में पेयजल सुनिश्चित करने और बीमारियों की रोकथाम के निर्देश दिए गए। अटल सेवा केंद्रों को सुचारू संचालन और अगले 6 महीने में 5000 नए केंद्र खोलने की बात कही गई है। मजदूरी भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई और तत्काल भुगतान के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरण जल्द निपटाने और आयुष्मान कार्ड न बनने पर सीएमएचओ को फटकार लगाई गई। तबादलों में पानी भरने और तालाबों में पानी भरने और जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक और तीनों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश हमसे जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे संवाददाता अखिलेश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से अखिलेश हमसे जुड़ गए हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी राज्य में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार को लेकर के एक उत्साहवर्धन किया जा रहा है और साथ ही साथ सुशासन त्योहार में नए नए तरीके से किस तरीके से लोगों को और सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से किस तरीके की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस करने की जो तैयारी हो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। सुशासन त्योहार में ये मामला निकल करके सामने आता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग स्थान में अचानक से पहुंच रहे हैं और उसके बाद से ही एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के जब उनकी समस्याएं सुनी जा रही है तो तत्कालिक जो प्रशासनिक स्तर के जो लोग होते हैं, खासतौर से जो नौकरशाह होते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के साफ निर्देश तत्कालिक दिए जा रहे हैं। क्योंकि मामला सीधे तौर पर प्रशासनिक स्तर से निकल करके जैसे ही आम जन की जो समस्या है अगर प्रशासन स्तर में नहीं सुलझ पाता है तो मुख्यमंत्री से ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि मुख्यमंत्री उसका समाधान करे और समाधान ना होने की वजह से जो जिम्मेदार पर्सन है वही समाधान नहीं करेगा तो इसके कारण ही शिकायत पे जो दर्द है वो सबसे ज्यादा आंका जा रहा है। इसी को लेकर के नाराजगी साबित किया गया है और विष्णुदेव साय ने तत्कालिक जो जल संसाधन विभाग के उप अभियंता रहे हैं उनको तत्काल निलंबित कर दिए गए हैं और जलाशय को संपूर्ण रूप से स्थायी रूप से जो कब्जाधारी है उससे मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयासरत किए जा रहे हैं। जी सोनिया। बिल्कुल अभिषेक, छत्तीसगढ़ का जब से बोर्ड रिजल्ट आया है तब से सीएम नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत खराब आया था, जिसके बाद उन्होंने बीईओ को भी निलंबित कर दिया था। अब उसके बाद इन्होंने ये जो कई अधिकारी हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो शिक्षा विभाग है और शिक्षक के क्षेत्र में खासतौर से हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं में भी एक शामिल जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा है। हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और छत्तीसगढ़ में खासतौर से शिक्षा की अगर स्तर की बात की जाए तो शिक्षकों में सबसे ज्यादा शराब पीने की जो लत है वो दिखाई पड़ती है और शराबी जो शिक्षक हैं
उनकी संख्या सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक है शराब पी करके सीधे तौर पे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा जो है बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ता है और प्रभाव के साथ साथ वहाँ की शिक्षा नीति को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन शिक्षा विभाग के जो डीओ होते हैं चाहे बीओ होते हैं, इन सभी में लापरवाहियों देखने को मिल रहा था मुंगेली में। इसी तारतम्य को लेकर के ही लगातार शिकायत की जा रही थी, बच्चों के माध्यम से शिकायत की जा रही थी। उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तत्काल में डीओ को सस्पेंड कर दिए हैं। अब शिक्षा नीति किस तरीके से बनाई जाती है और रणनीति बना करके किस तरीके से काम किया जा सकता है ताकि जो भविष्य है, जो कि बच्चे के सुनहरे अवसरों को किस तरीके से तराशती है, इसके ऊपर खासा फोकस करने की जो तैयारी हो निश्चित तौर पे दिखानी चाहिए और दिखनी चाहिए और कलेक्टर लेवल में एक नीति बननी चाहिए ताकि जिस तरीके से डीओ का जो कार्य भार है और डीओ की जिस तरीके से कार्यशैली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जिस तरीके से लगाया जा रहा है, उसमें एक संदर्भित तौर पे एक नया निर्णय लेकर के एक नई कल्पना के आधार पे शिक्षा नीति को बढ़ावा देना चाहिए। सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक तमाम जानकारी के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर में एक विशेष समारोह के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सुबह 11:45 पर शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नवयुक्त कर्मी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह आयोजन मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि भी शिरकत करेंगे। यह आयोजन न सिर्फ नवयुक्त कर्मियों के लिए गौरव का पल होगा बल्कि राज्य की जन सेवा प्रणाली को भी सशक्त बनाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित सेठी हमसे जुड़ गए हैं। अमित सेठी, आज सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी इसको कर गई है इसको लेकर? कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें तो बिल्कुल उनका जो है कहना है कि पंजाब को जो है रंगला पंजाब बनाना है, जिसके चलते जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर युवाओं की बात करें तो युवाओं को जो है इससे पहले भी नियुक्ति पत्र जो है सौंपे गए हैं और आज की बात करें तो आज चंडीगढ़ सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में जो है एक भव्य कार्यक्रम जो है किया जाएगा। वहां पर नियुक्ति पत्र जो है दिए जाएंगे। जो खासकर जो कोरोना काल में जो वॉलंटियर्स थे उनको जो है ये नियुक्ति पत्र जो है दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से वॉलंटियर्स जो थे वो मांग कर रहे थे कि सरकारों ने उस समय जो है वादा भी किया था कि जो है नौकरियां जो है मिलेंगी। तो बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात हुई, अधिकारियों के साथ भी मुलाकात हुई, तो काफी संघर्ष के बाद जो है उनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। जब से सुबह में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो लगातार जो है पंजाब और पंजाबी के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही युवाओं की बात की जाए तो युवा जो है नशे से दूर रहे, जिसके चलते जो है नियुक्ति पत्र उससे पहले भी कई बार सौंपे गए हैं। तो कह सकते हैं साफ कर गए जब से सुबह में आम आदमी पार्टी की सरकार है लगातार जो है पंजाबियत और पंजाबियों के लिए काम किया जा रहा है। युवाओं को जो है नौकरी के जो है रोजगार जो है वो भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, आज युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। अमित, किस तरह का उत्साह इनमें नजर आ रहा है युवाओं में और क्या कुछ प्रतिक्रिया इनकी तरफ से आ रही है? बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें, हालांकि 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पर ये कार्यक्रम जो है शुरू हो गया। 11:30 बजे जो है नियुक्ति पत्र जो है सौंपे जाएंगे और उसके बाद जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि युवाओं में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। और अक्सर इससे पहले भी हमने ग्राउंड जीरो पे जाके कवरेज किया है जब नियुक्ति पत्र जो है सौंपे जाते हैं। तो अगर इस दरमियान की भी बात करें तो युवाओं के साथ जो है साथ में परिवार भी आता है, क्योंकि अगर एक घर में नौकरी मिलती है तो उनके साथ कई हजारों लोग भी जो है जुड़े होते हैं, उनमें भी काफी खुशी की लहर जो है देखने को मिलती है। इससे पहले भी कई बार पेरेंट्स से भी बात हुई तो उन्होंने भी जो है पंजाब सरकार का जो है धन्यवाद किया। और बिल्कुल खासकर में कह सकते हैं कि जिन लोगों को आज भी नियुक्ति पत्र मिलने हैं उनमें और उनके परिवार में काफी खुशी की लहर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।
राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल।